हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम लोग कार्बन एंड कंपाउंड्स चैप्टर, दैट मींस चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड्स क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज में आज आपका नेक्स्ट टॉपिक जाने वाला है। इससे पिछली वीडियोस में आप लोगों ने कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा कि उसमें किस तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं और कोवैलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसा होता है। जैसे कि आपको पता है कि जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड होते हैं वह कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। व्हाट इज कोवैलेंट कंपाउंड्स हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। आज उसी का नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। उसके बाद ये कोवैलेंट कंपाउंड्स टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एंड देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि किसी भी चैप्टर को पढ़ाते समय मैं बाकायदा एक एक हेडिंग आपको क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। तो वो मैं प्रॉमिस पूरा करूंगा, मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। आपको मैं एक एक हेडिंग क्या करता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। और यकीन मानिए जब आप इस चैप्टर को खत्म करेंगे और हम ढेर सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। बट हाँ, मजा तब आएगा जब आप पूरी वीडियोस को अच्छी तरह से क्या करेंगे, देखेंगे, मेरे द्वारा बताई गई एक एक चीज को सीखेंगे, तब आपको क्या आने वाला है, मजा आने वाला। और सिर्फ मजा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में ही नहीं, बल्कि जब आप अपना एग्जाम दे रहे होंगे और जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और किसी भी टॉपिक में जिसको हमने पढ़ा दिया है, जब आपको उस चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेरे साथ जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूं, आप चुपचाप आंख बंद करके मेरे ऊपर भरोसा करिए। एक एक चीज हम क्या करते जाएंगे, आपका कंप्लीट कराते जाएंगे। बट उसके लिए आपको मेरा साथ देना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ मेरे करने से कुछ नहीं होने वाला है, आपका भी मेरे साथ रहना जरूरी है। तो ओके, तो चलिए आइए इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं। चलने से पहले सीखते हैं कुछ ऐसा कि लोग सीखना चाहें आपके जैसा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हेडिंग लगा लिया होगा और हेडिंग में जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। यस, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स हमें पढ़ना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें करनी है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स में क्या क्या चीजें हमें डिस्कस करनी है, जरा उसको देख लेते हैं। तो आपने हेडिंग ऊपर लगा लिया होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो देखिए यहां क्या दिया हुआ है, the important properties of covalent compound are given below। ओके, यानी कि covalent compounds के important properties क्या हैं, नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आप देख लीजिए covalent compounds की प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिएगा। पहली प्रॉपर्टीज पढ़नी है, covalent compound का फिजिकल स्टेट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, covalent compounds का फिजिकल स्टेट पढ़ना है। एंड देन आफ्टर covalent compound के MP, that means melting points, and BP, that means बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानना है। एंड देन आफ्टर क्या जानना है, कोवैलेंट कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी जाननी है कि ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं कि नहीं होते हैं, इस तरह की चीजें डिस्कस करनी है। और उसके बाद देन आफ्टर जो फोर्थ है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, यानी कि इसमें कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है कि नहीं, उसके बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो यानी कि important properties of covalent compound are given below and it may be this। okay, and इसी में से हमने एक हेडिंग डाला हुआ है, क्या, फिजिकल स्टेट। क्या डाला हुआ, फिजिकल स्टेट। तो कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में बताया जा रहा है कि जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोवैलेंट कंपाउंड्स आर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। दैट मींस कोवैलेंट कंपाउंड्स में भी सॉलिड, कोवैलेंट कंपाउंड्स में भी लिक्विड एंड कोवैलेंट कंपाउंड में भी गैस। तो कहने का मतलब है कि जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। बात समझ आ रही है। चलिए, कोवैलेंट कंपाउंड सॉलिड हो सकते हैं, उसके एग्जांपल्स देखते हैं। ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, सिट्रिक एसिड एक्सेट्रा। यानी कि सॉलिड और भी बहुत सारे हैं। सॉलिड कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में आपने देखा कि ग्लूकोज, शुगर, यूरिया एंड सिट्रिक एसिड। ओके, एंड देन आफ्टर आते हैं लिक्विड स्टेट, यानी कि कोवैलेंट कंपाउंड लिक्विड भी हो सकते हैं। क्या हो सकता है, एथेनॉल,
मेथेनॉल, मेथिनोइक एसिड, एथिनोइक एसिड, प्रोपेनोन एंड बेंजीन। अब देखिए इन सारे कंपाउंड्स को पढ़ाते समय आपको फिर से मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपने IUPAC, अगर आपने अच्छे से IUPAC पढ़ा हुआ है तो लगातार मैं वीडियो जब से इस चैप्टर को मैंने पढ़ाना शुरू किया है, लगातार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हो सकता है कि आप वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आपसे भी मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वह है IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यानी कि अगर आपने इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अच्छे से पढ़ लिया तो ये चैप्टर आपका बहुत आसान होने वाला है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको IUPAC नेमिंग अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, IUPAC नेमिंग की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से लिंक से सीधे आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। ओके, आई बटन ऊपर दिया है, वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं। देखिए मैं ये सारी चीजें क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि एक टीचर को पता होता है कि पहले बच्चे को क्या सिखा दें ताकि उसके लिए पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो प्लीज यकीन मानिए कि अगर आपने उस चैप्टर को पढ़ लिया तो आपके लिए, अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ लिया तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा, आप मेरे ऊपर यकीन मानिए। ओके, और हाँ, अगर आप उन स्टूडेंट्स में से आते हैं जो लगातार वीडियोस देखते जा रहे हैं और मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद भी ठीक है पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे अगर करते आ रहे हैं तो भाई ठीक है, इसी तरह से ठीक है करते हुए चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और ये जो चैप्टर है यह भी तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, ठीक ही हो जाएगा। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यानी कि कहने का मतलब है तो एग्जामिनर भी नंबर देते समय क्या कहेगा, ठीक है दे ही देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, नंबर भी दे ही देने वाला आ जाएगा। तो प्लीज अगर आप एक ऑनेस्ट स्टूडेंट्स हैं तो कहना मानिए, जा करके उससे देखिए, क्योंकि काम तब तक नहीं होता है जब तक हम उसे टालते रहते हैं। तो आप टालने वाले स्टूडेंट नहीं बनिए, आप हार्डवर्क करने वाले स्टूडेंट बनिए। चलिए फिलहाल तो मैंने बताया कि अगर आपने IUPAC पढ़ रखा है तो बेटा ये सारे के सारे जो नाम मैंने लिक्विड स्टेट में बताए हैं, दैट इज एथेनॉल, मेथेनॉल, मेथिनोइक एसिड, एथिनोइक एसिड, उसके बाद प्रोपेनोन एंड बेंजीन, ये आपके लिए बहुत ही आसान लग रहे होंगे। तो अब आपके होमवर्क ले लीजिए मेरे से, क्या होमवर्क मैं देने वाला हूं, और इस होमवर्क को जो मैं दे रहा हूं आप कमेंट में मेरे को बताइएगा, कमेंट में क्या करिएगा, बताइएगा। और इससे अगर मान लीजिए अगर आपने ये चीजें सारी बता दी तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपने एग्जाम के लिए एक नंबर तैयार कर लिया है। सच मानिए आपने एग्जाम के लिए अगर इन सारे क्वेश्चंस के जो मैं बताने जा रहा हूं अगर आपने दे दिया तो आप लिख लीजिए, आपको एक नंबर एग्जाम में मिलना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन, सभी कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप बताइए। सभी कंपाउंड्स क्या बताइए, फंक्शनल ग्रुप बताइए। ठीक है, एथेनॉल, मेथेनॉल, एथिनोइक एसिड और मेथिनोइक एसिड, एथिनोइक एसिड एंड प्रोपेनॉन, बेंजीन। ठीक है, सभी और वाटर दिया हुआ तो इसका कोई फंक्शनल ग्रुप होता नहीं है। ठीक है, तो जितने के पॉसिबल हैं उसके फंक्शनल ग्रुप बताइए। सभी के फंक्शनल ग्रुप बताने के बाद सभी के लिए कौन से सफिक्स का यूज किया गया है उसको बताइए, और इसके बाद इन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए। क्या बताइए, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए। ठीक है, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे क्या है, वाटर का क्या है, वाटर का है H2O। ठीक है, तो अब आप वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बता दिया आपने, H2O बता दिया। तो उसी तरह से बाकी सारे कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप बता करके हमें दिखाई देता है, यानी कि 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एंड 3 क्वेश्चंस हमने आपसे क्या किए, पूछे हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप मुझे बताओगे जरूर। चलिए, तो ये भी हो गया आपका। चलिए उस पर बात करते हैं, गैस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, गैस की बात करते हैं। तो गैस में क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, HCl, NH3। तो ये कोवैलेंट कंपाउंड्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं, गैस के फॉर्म में। अब आपको याद आ रहा होगा इन सभी लोगों का मैंने क्या बताया है, इन सभी लोगों का मैंने स्ट्रक्चरल फार्मूला से मैंने फॉर्मेशन सिखाया है।
सिखाया कि नहीं सिखाया है? तो अब बताइएगा कि इनमें से, इन चारों में से 1 2 3 4, इन चारों में से क्वेश्चंस फिर से लिखिए, इन चारों में से कौन सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड है, और दूसरा क्वेश्चन कौन सा, अगर ना दिख रहा हो तो यहां लिख दें, कौन सा डबल कोवेलेंट कंपाउंड है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, 1 2 3 4 चारों मैंने बनवाए हुए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है और इनमें से कौन सा डबल कोवेलेंट कंपाउंड है। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे आपके हेल्प के लिए बता दूं कि जैसे HCl का फॉर्मेशन आपने सीखा था, तो जो HCl है वह क्या है, सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसा है? सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड है। तो चलिए मैंने आपको इसको बता दिया, बाकी ये जरूर करिएगा। देखिए लगातार आप वीडियोस देखते आ रहे हैं, तो अब आपके प्रैक्टिस के लिए देखिए क्लास में क्या होता है, जब आप क्लास में बैठे होते हैं तो यही तो होता है कि जब टीचर कोई चीज पढ़ा चुके होते हैं तो लगातार आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आप क्लास में अटेंटिव होते हैं, पीछे की चीजें रिवाइज करके आते हैं, और जब आप बता पाते हैं तो टीचर को भी लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, चीजों को अच्छे से सीख रहे हैं। और मान लो नहीं बता रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डांटने के बाद दोबारा टीचर्स आपको क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप शुरू से सारे वीडियोस देखते आ रहे होंगे, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो भी कोई टेंशन ना लीजिए बेटा, जाकर के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जाकर के वहां से देखिएगा। इस चैप्टर को, पूरा चैप्टर में एक एक हेडिंग कंप्लीट कराऊंगा, तो उसके लिए आपको देखना भी एक एक वीडियो पड़ेगा। ठीक है, और हाँ, जब आप कमेंट करिएगा तो कमेंट करने के बाद अपना नाम जरूर लिखिएगा कि मेरा नाम क्या है। ओके, इससे क्या होता है कि आपका नाम मुझे पता चल जाता है, और अगर आप सही आंसर करोगे तो मैं आपको वेरी गुड जरूर बोलूंगा। तो देखिए एक छोटा सा टॉपिक मैंने पढ़ाया और उसी में कितना सारा क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। तो अब आइए बाकी सारी चीजें क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपने दूसरी हेडिंग लगा लिया होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में देखते हैं कि जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं। ओके, देखिए ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस रटते रहते हैं और फाइनली एग्जाम में डेफिनेशंस नहीं पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात सुन आ रही है कि नहीं आ रहा? और स्टूडेंट जब एग्जाम में क्वेश्चंस देखते हैं तो क्वेश्चंस देखने के बाद समझ नहीं पाते हैं, और फिर उसके बाद पेपर देकर के बाहर आने के बाद या घर पहुंचने के बाद या टीचर से पूछने के बाद एक ही जवाब होता है कि सर जो पढ़ाया गया था वो तो आया ही नहीं, या मम्मी पापा टीचर्स ने कोचिंग में या स्कूल में जो भी पढ़ाया था वो आया ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस आया। हाँ, तो आउट ऑफ सिलेबस ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ी हुई है, उसे रटा हुआ है, उसे आपने समझने की कोशिश नहीं की है। अब देखिए इस डेफिनेशन का यूज करते हुए आपको डेफिनेशन दी गई समझने के लिए, और इसी डेफिनेशन पर एग्जामिनर ने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। आना तो क्वेश्चन ही है और आप डेफिनेशन रट रहे हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आना तो क्वेश्चन ही है और आप डेफिनेशन रट के जा रहे हो। तो देखिए डेफिनेशन का सिर्फ एक ही रोल होता है कि वह आपकी क्या बढ़ाती है, तो वह आपके अंडरस्टैंडिंग को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, आपके समझने की कैपेसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ताकि आप समझ करके क्वेश्चंस के पूछे जाने के तरीके को आप आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स which one do not have low melting and boiling point, which one do not have low melting and boiling point। भाषा अभी देखिए यहीं पर मैं इसी से दो क्वेश्चन बनाऊंगा, बट अभी आप पढ़ाने के बाद में बनाऊंगा, परेशान नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इन कंपाउंड्स में से किसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो नहीं होता है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि वाई सीसी मतलब मैंने लिखा है, सीसी मतलब होता है कोवैलेंट कंपाउंड, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, बड़ा सा लिखना नहीं चाह रहा था मैं, तो क्या हो गया वाई को, लेकिन आप ऐसे नहीं करिएगा प्लीज, ठीक है, कि आप सीसी लिख के आ रहे हो, एमपी लिख के आ रहे हो, या बीपी लिख के आ रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैसेज नहीं, चैटिंग नहीं कर रहे हैं, ओके, क्योंकि आप एग्जाम में अपनी चीजों को बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा वाई
कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो दो क्वेश्चन आपको तैयार करना और सिर्फ दो क्वेश्चन नहीं, अभी पढ़ाने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, बट चीजों को समझिए पहले क्या होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स। देखिए तो अभी इसका आंसर ढूंढते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, यानी कि कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। दे डू नॉट कंटेन आयंस, समझिए इसको, दे डू नॉट कंटेन आयंस, यानी कि जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वह आयंस क्रिएट नहीं करते। जैसे मैं बता दूं, आपने लिया NaCl, बात समझ नहीं आ रहा, जब आपने लिया NaCl और जब आप इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, Na+ और Cl- हो गया, यानी कि Na+ और Cl- क्या हो गया, आयंस हो गए। क्या हो गए, आयंस हो गए। अब आपको पता है कि ये कौन सा कंपाउंड है, फट से बताइए, आपको लगातार सिखाते आ रहा हूं, यह आयनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड्स में क्या पाया जाता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। और आयनिक कंपाउंड्स की खास बात ये होती है कि ये आयंस के फॉर्म में क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। और जो आयंस के फॉर्म में ब्रेक होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हाई होते हैं। क्या होते हैं, हाई होते हैं। और जो आयंस के फॉर्म में ब्रेक नहीं होते हैं, जैसा कि आप कोवैलेंट कंपाउंड्स में पढ़ने जा रहे हो कि कोवैलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एंड दे डू नॉट कंटेन आयंस। therefore the force of attraction between the molecules of covalent compound is weak। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इसलिए ये इनके बीच में आपको पता है कि जब आयंस के फॉर्म में होंगे, आयंस दो तरह के, कैटायन और एनायन, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव जब आपस में मिलेंगे तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी कंपाउंड में बहुत ज्यादा है तो वो जल्दी मेल्ट नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, जल्दी मेल्ट नहीं करेंगे। तो जल्दी मेल्ट नहीं करेंगे तो यानी कि उनको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। यानी कि जब उन्हें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यानी कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए एटम्स जिससे वे बने हुए हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। और ये कैसे कंपाउंड्स में होता है, आयनिक कंपाउंड में होता है। यानी कि वे सभी कंपाउंड्स जिनमें आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, दैट इज कोवैलेंट कंपाउंड्स, उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, वीक होंगे। ओके, यानी कि उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, लो होंगे। तो अब आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाई कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बताएंगे, यहीं से लिखिएगा कि कोवैलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एंड दे डू नॉट कंटेन आयंस। देयरफॉर आयंस नहीं बनाते हैं, इसलिए यानी कि देयरफॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स आर वीकर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये बात समझ में आ गई। और अगर आप देखो वन लाइन के लिए अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं कि कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। किसी को बताना है इसके लिए ये सफिशिएंट है कि कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। तो आप चाहें तो वन वर्ड में, मतलब वन लाइन में क्या कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको इसका जवाब मिल गया कि नहीं मिल गया? अब आइए इसका जवाब ढूंढ लीजिए। क्या दिया हुआ कि इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हिच वन डू नॉट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इनमें से कौन सा कंपाउंड्स है जो लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं रखता है। यानी कि किसका मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है। तो अब आपको पता होना चाहिए, अब आपको वही बात, अगर आप वीडियो पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं तो अब आपको पता होना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसा कि मैंने लगातार डिस्कस किया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका कार्बन कंपाउंड्स। तो आपको पता है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो अब कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं कौन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो क्या हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, काम खत्म। तो अब आपको पता है कि कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो गए, लो हो गए, जबकि इसका क्या हो गया, हाई हो गया। तो यानी कि कौन सा लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं रखता है,
तो कौन हो जाएगा KCl, आंसर सही हो जाएगा। पास में आ रहा है नहीं आ रहा? देखिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना मजा? तो आप इसे नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हेडिंग डिस्कस करते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो ये किस तरह के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहां देख लीजिए। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे लेकिन उन्हीं में मैंने आपको एक क्वेश्चन बना के दिया है। क्या क्वेश्चन है जरा देखिए, इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन द फॉलोइंग CC दैट मींस कोवैलेंट कंपाउंड, व्हिच वन इज soluble in water? क्या होगा? soluble होगा, soluble in water। ये कंपाउंड्स दिए गए हैं, आपको पता है कि सारे के सारे कैसे हैं? कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं। और अगर आपने IPSC पढ़ रखी है तो प्लीज इन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताइए। देखिए ढेर सारे होमवर्क में आपको दे रहा हूं, इन सारे कंपाउंड्स की क्या बनाइए? मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाइए, ठीक है? तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा, इन सारे कंपाउंड्स की क्या बनाइए? मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाइए। तो देखिए अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो आइए कोवैलेंट कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी देखते हैं। पहले क्या है रूल्स इसका देखते हैं। CC दैट मींस कोवैलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। पहली बात तो आपको समझ में आ गई, यानी कि जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं यह ज्यादातर वाटर में कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि कोवैलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि इनसॉल्युबल इन वाटर मतलब होता है कि यह वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। किसमें सॉल्युबल होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यानी कि क्या समझ में आया कि जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वह वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। अब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है जरा देख लेते हैं। तो केरोसिन, पेट्रोल, एल्कोहल एंड बेंजीन etc, अब ये बहुत सारे हैं। दीज आर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये सारे के सारे क्या हैं? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। अगर कोवैलेंट कंपाउंड्स को इन सब में एज अ वाटर की जगह पे केरोसिन का यूज किया जाए, पेट्रोल का यूज किया जाए, एल्कोहल का यूज किया जाए, बेंजीन का यूज किया जाए, अगर कोवैलेंट कंपाउंड्स को डाला जाता है तो यह क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं। बट अगर इन्हें क्या किया जाए? अगर इन्हें वाटर में डाला जाए, किसमें डाला जाए? वाटर में डाला जाए, तो ये कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या हो जाते हैं? इनसॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे बोला जाए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट गिव टू एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो आप बता सकते हैं केरोसिन, पेट्रोल, एल्कोहल, बेंजीन। ठीक है, याद रखिएगा ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ओके, अब आते हैं मेथेन, एथेन, एथीन, एथाइन, क्लोरोफॉर्म etc are CC, that means covalent compounds. They do not soluble in water, यानी कि these are covalent compounds and not soluble in water but soluble in inorganic solvent, यानी कि केरोसिन, पेट्रोल, एल्कोहल और बेंजीन में तो ये मेथेन, एथेन, एथीन, एथाइन, क्लोरोफॉर्म यह सब कहां सॉल्युबल है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। बट इन सब को अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये उसमें क्या है? इनसॉल्युबल है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर आप देखें CH4 क्या होता है? CH4। मेथेन क्या होता है? CH4। एथेन क्या होता है? C2H6। फटाफट बताइए। एथेन C2H, बोलिए C2H4। ओके, सब तो रूल पता ही है ना आप लोगों को। एथाइन, ठीक है। तो अगर आप देखें क्लोरोफॉर्म CHCl3, ओके, CHCl3, तो ये सब कंपाउंड्स क्या हैं? वाटर में कैसे हैं? इनसॉल्युबल हैं। लेकिन अगर इन्हें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए तो क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। बट यहां पर एक कुछ नोट दिया हुआ है, इसको समझ लीजिए। कुछ नोट में क्या दिया हुआ? ग्लूकोज, शुगर, मेथेनॉल का फॉर्मूला बता दीजिए। CH3OH कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल। कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल। एथेनॉल, एथेनॉल, मेथेनोइक एसिड। देखिए इसीलिए मैंने इन सारे कंपाउंड्स के पहले मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, मैंने जानबूझ के पूछे थे
क्योंकि इनका बहुत जगह यूज होता है। अभी आने वाले दिनों में भी इसका यूज होगा, तो अगर इनके बारे में अच्छे से जान जाएंगे तो मजा बहुत आएगा। ग्लूकोज, शुगर, मेथेनॉल, एथेनॉल, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड एक्सेट्रा आर ऑल सीसी, दैट मींस कोवैलेंट कंपाउंड्स एंड आर सॉल्युबल इन वाटर। बात समझ रहा है? यानी कि ग्लूकोज की बात करें, भाई ग्लूकोज आप लेते हो, वाटर में डिसॉल्व करते हो तो होता है कि नहीं होता? बिल्कुल हो जाता है। शुगर दैट मींस चीनी लेते हो, चीनी क्या करते हो? वाटर में डिसॉल्व करते हो, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। एथेनॉल की बात करें, दैट मींस आपको पता है एथेनॉल क्या होता है? ड्रिंकेबल अल्कोहल होता है, यानी कि ये वही अल्कोहल है जिसे पीने के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो यानी कि यह भी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो these are some kinds of CC, that means covalent compounds which are soluble in water। अब आइए क्वेश्चंस मैंने दिया है कि इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है, यानी कि इनमें से कौन सा कोवैलेंट कंपाउंड्स है जो वाटर में क्या है? सॉल्युबल है। तो एथेन आपने पढ़ा, एथेन ऊपर स्पेशली क्या है? प्योर हाइड्रोकार्बन इन द सेंस जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ, ठीक है। तो यह भी और ये भी, ठीक है। यह तीनों क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर है। और एथेनॉल दिया हुआ है दैट इज C2H5 और OH, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन भी दिया हुआ, ठीक है। यह क्या है? सॉल्युबल इन वाटर है। तो देखिए डिफिनेशन तो आप ऐसे पढ़ोगे, बट उसको इंप्लीमेंट कहां करना है? ढेर सारे क्वेश्चंस में करना है। तो ये चीजें आपको यही चीज सीखनी है। डिफिनेशंस बहुत रेयर पूछे जाते हैं, डिफिनेशन ऑपरेशन नहीं पूछा जाता है, बट इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप रट के डिफिनेशन जाते हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हो, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? आप बोलते हो कि जो पढ़ाया गया था वो एग्जाम में आया नहीं। तो प्लीज टीचर्स पूरी मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल आप चीजों को सीखिए, पहले उसको सीखिए कैसे सीखना है। तो आप इसे नोट डाउन करो एंड लास्ट हेडिंग क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले इसे नोट डाउन करिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्या दिया हुआ? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दिया हुआ। तो क्या दिया हुआ? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन दिया हुआ। ओके, क्या होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन? सबसे पहले इसको समझते हैं कि कोवैलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में किस तरह का बिहेव करते हैं। तो देखिए CC दैट मींस कोवैलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंटेन आयंस। ध्यान से समझिएगा। देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्शन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी कंपाउंड्स का आयन की फॉर्म में ब्रेक होना बहुत जरूरी है। नोट करिए पॉइंट इस बात को। जिस तरह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए आयन का होना बहुत जरूरी था, उसी तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करने के लिए यानी कि इलेक्ट्रिक करंट देने के लिए कंपाउंड्स का आयन के फॉर्म में ब्रेक होना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये आयन के फॉर्म में ब्रेक नहीं होते हैं। तो क्या हो गया? पहला पॉइंट आपको मिल गया, यानी कि जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये आयन के फॉर्म में ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक है। अब आइए therefore CC that means covalent compounds are non electrolytes। क्या होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं करते एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ नहीं आ रहा? यानी कि ये कैसे होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन किसी भी स्टेट में, जैसे सॉलिड, मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन, यानी कि किसी भी स्टेट में यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। इतनी बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, दिमाग में गया नहीं? तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, अच्छा पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, इसको नोट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ठीक है। मेथेनोइक एसिड के अगर फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है? HCOO और क्या होता है? H होता है। और अगर इसे एक्वस सॉल्यूशन दैट मींस वाटर में अगर इसे डिसॉल्व किया जाता है तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद यह HCOO माइनस और प्लस H प्लस में क्या कर जाता है? ब्रेक कर जाता है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि जो मेथेनोइक एसिड है और इसी तरह से एथेनोइक एसिड की बात करें तो CH3 CO और H, और अगर इसे एक्वस सॉल्यूशन दैट मींस वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, डाला जाता है, तो यह CH3 COO माइनस और H प्लस में क्या कर जाता है? ब्रेक कर जाता है। यानी कि यह आयन का फॉर्मेशन क्या करता है? यानी कि यह आयंस देते हैं। बात में आ रही है? प्लस और माइनस आयन देते हैं, और जो प्लस और माइनस आयन देते हैं वह क्या करते हैं? वह इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। यानी कि मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड एक्सेट्रा आर
कोवैलेंट कंपाउंड बट दे डिसोसिएट मतलब होता है टूटना, यानी कि देखिए एसिटिक एसिड दिया हुआ यानी कि एथेनोइक एसिड दिया हुआ, जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया गया तो वाटर में डालने के बाद ये क्या हो रहे हैं, ये प्लस और माइनस यानी कि एनायन और एनायन दैट मींस माइनस और कैटायन दैट मींस प्लस में क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो जो प्लस और माइनस के फॉर्म में यानी कि आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, वाटर एंड प्रोड्यूस आयंस, और क्या देते हैं, वाटर एंड प्रोड्यूस आयंस, देयरफॉर सच Cc दैट मींस कोवैलेंट कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? अब क्वेश्चन देख लीजिए, मल्टीपल चॉइस का पूछे तो बातें याद रखिएगा, कर पाएंगे। इन द फॉलोइंग व्हिच Cc कोवैलेंट कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ रहा है कि नीचे दिए गए कंपाउंड्स में कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है इन एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर में, ठीक है, एंड व्हाई, ऐसा क्यों होता है? बात समझ में नहीं आ रहा है तो ये वाला रीजन देना पड़ेगा। तो अगर आप देखें तो मेथेन एथेन दिया होगा, तो एथेन क्या होता है, एथेन का आयंस के फॉर्म में फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, और एथेनोइक एसिड का तो मैंने आपको बताया, अब रिएक्शन भी ऐसे करके दिखा दीजिएगा। तो बताएंगे एथेन जो है ये आयंस के फॉर्म में ब्रेक नहीं होता है, इसलिए एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। जबकि एथेनोइक एसिड पूरी की पूरी बात लिख देंगे मेथेनोइक एसिड को छोड़ के और रिएक्शन दे देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स समझ में आया होगा। पूरा का पूरा एक एक चीज मैंने आपको डिटेल में बता दिया, और ना सिर्फ मैंने आपको बताया, ना सिर्फ मैंने आपको समझाया, बल्कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं हमने आपसे ये भी डिस्कस किया। अब इतना करने के बाद आप लिखने के बाद 2-3 बार इसे पढ़िएगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको जरूर लिखिएगा। लिखने के बाद अब अपनी बुक में जाकर के ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, मजा बहुत आएगा। और इतना मेहनत करने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मन करे तो लाइक कर दीजिए, और ज्यादा मन करे तो अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर ज्यादा अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि जैसे आप सीख पा रहे हैं, आप चीजों को कर पा रहे हैं, बाकी लोग भी कर पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।